Assalamu alaikum students. Today we are discussing about role of ATP. लास्ट टाइम हमने बायो एनर्जेटिक्स पे बात की थी। बायो एनर्जेटिक्स किस तरीके से परफॉर्म होता है, बायो एनर्जेटिक्स की क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि हम देखते हैं। उन तमाम चीज़ों को हमने देखा था कि बायो एनर्जेटिक्स में एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे हो रही है, कौन सी एनर्जी की फॉर्म है, और प्लस हमने फोटोसिंथेसिस भी देखा था और सेलुलर रेस्पिरेशन पे भी बात की थी कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एनर्जी की जो वाहिद सोर्स है, जो आपके पास सन है, वहाँ से हीट एनर्जी आती है और वहाँ से आपके पास फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होती है। प्लांट्स उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड, ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज जब आपके पास एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स तक पहुँचती है तो वो एनर्जी का ट्रांसफ़र चलता रहता है और वो एनर्जी की उतनी ही परसेंट जो कि 1% एनर्जी या 1% हीट जो कि प्लांट से सन में से एब्जॉर्ब करते हैं, और वही एनर्जी की जो आपके पास कंसिस्टेंसी होती है वो चलती रहती है। ठीक है, तो एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड और नॉर भी डिस्ट्रॉयड। ये तो हमें पढ़ा भी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी की जो फॉर्म स्टार्टिंग में रहती है वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वही रहती है, यानी कि आपके पास ये कहलाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी जो भी प्लांट आपके पास एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वही एनर्जी कन्वर्ट होते होते एनिमल्स और फिर ह्यूमन बींग्स, और फिर उसके बाद जब वो आफ्टर बरिड हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो आफ्टर डीके होने के बाद भी फॉसिल्स फ्यूज में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो वो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कन्वर्जन होता है, और यही ये कन्वर्जन एनर्जी का फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट रोल ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एटीपी इज़ अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहती है। इसको सबसे पहले 1929 में फ्रिट्ज एल्बर्ट लिपमैन एंड हार्मन ने सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया और बताया कि व्हाट इज़ एनर्जी। जैसे हर काम को करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद होती है, ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन में भी हमें ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो तमाम की तमाम एनर्जी कैसे आती है आपके अंदर ड्यूरिंग फास्टिंग? तो आपके अंदर जो भी आप फूड खाते हैं, जब वो आपके पास बर्न होता है इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो उसकी जो भी एनर्जी हो, जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी वर्कआउट करते हैं, तो वो सारी की सारी एनर्जी एट अ टाइम यूज़ नहीं हो जाती। एनर्जी की कुछ फॉर्म आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहती है, दैट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज अ एटीपी। एटीपी को हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि एटीपी इज़ अ एनर्जी करेंसी। इट इज़ नोन एज अ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यू सी हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, दैट इज राइबोज शुगर। राइबोज आपके पास ये जो है ये पेंटा होता है, इसकी जो साइड्स होती हैं वो 5 होती हैं, तो ये पेंटा राइबोज शुगर होता है जिसकी साइड्स 5 होती हैं, और ये एडिनोसिन कंपाउंड है जिसको आप सिंपल न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड जब आप पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड्स बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, जिसमें एडिनोसिन भी आता है, साइटोसिन भी आता है, गॉनिन भी आता है। तो ये तमाम न्यूक्लियोटाइड्स आपके पास होते हैं जो कि हम डीएनए की फॉर्मेशन में देखते हैं। दिस ऑल आर दी न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे जो हम एटीपी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एटीपी के साथ एडिनोसिन यूज़ होगा। दीज आर दी न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड राइबोज शुगर के साथ जब कंबाइन होगा, उसके बाद ये कंबाइन होगा फॉस्फेट के 3 ग्रुप्स के साथ। यहाँ आप देख रहे होंगे 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं और तीनों आपस में बाइंड हुए हैं, तीनों के दरमियान एक बॉन्डिंग मौजूद है। तो ये एडिनोसिन जो कि न्यूक्लियोसाइड है विद राइबोज शुगर, देन इधर थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, दे आर कंबाइंड टुगेदर, दे आर नोन एज अ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये फॉस्फेट ग्रुप है। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम फूड ले रहे हैं और वो एनर्जी की फॉर्म में हमें मिल रही है, तो एनर्जी जाहिर सी बात है जब आप उसको फूड लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के होते हैं और डिस्ट्रक्शन के होते हैं, यानी कि टूट फूट का अमल होता है आपकी बॉडी के अंदर। तो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, उनकी बॉन्डिंग भी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अब जब आपकी बॉडी में एनर्जी की ये जो आपके पास करेंसी है ये आपस में ब्रेक होंगे तो जाहिर सी बात है एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जैसे ही आपको एनर्जी चाहिए होगी तो एटीपी का ये जो मॉलिक्यूल है ये अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? आपको मिलेगी एनर्जी 7.3 किलो कैल्विन, और ये आपको याद रखनी द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, जब भी फॉस्फेट का एक ग्रुप ब्रेक होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एटीपी विल कन्वर्ट इनटू अ एडीपी। अच्छा, एडीपी अगर आपके पास फर्दर इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए, इसमें से फर्दर एक फॉस्फेट ग्रुप और निकल जाए, तो यही कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दोबारा से प्रोड्यूस होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, तो ये कन्वर्जन जो है वो
चलती रहती है। जैसे जैसे आपको एनर्जी की नीड होती है तो ये एटीपी जो है ये आपको एनर्जी आपकी बॉडी में प्रोवाइड करता है। रिएक्शंस की फॉर्म में अगर देखें तो एटीपी हमारी बॉडी में वाटर मौजूद है, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, एटीपी मिक्स विद द वाटर टू प्रोड्यूस एडीपी और एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा तो एनर्जी का अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा 7.3 किलो कैलोरी। फिर ये एडीपी अगर आपकी बॉडी को मज़ीद एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ये वाटर के साथ दोबारा से कंबाइन हो जाएगा, हाइड्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा और ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इतनी ही एनर्जी आपको दोबारा से जो है वो मिल जाएगी। अच्छा जी, एडिनिन कंबाइन विद पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मैंने आपको ये दिखाई थी, पेंटोज शुगर इसकी 5 साइड्स होती हैं जिसको आप राइबोज शुगर कहते हैं। तो ये आपके पास एडिनिन है। एडिनिन इज़ अ नाइट्रोजिनस बेस। मैंने आपको पहले कहा था जैसे आप एडिनोसिन है, साइटोसिन है, गोनिन है, दीज ऑल आर दी थाइमिन है, दीज ऑल आर दी नाइट्रोजिनस बेसिस। ये बेसिस डीएनए की फॉर्मेशन में भी यूज़ होती हैं। उसके बाद ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर जब आपके पास जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। जब एडिनिन कंबाइन हो गया पेंटोज शुगर यानी राइबोज शुगर के साथ मिल गया तो ये बन गया एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद ये एडिनिन पेंटोज शुगर के साथ फॉस्फेट अगर ऐड हो गया तो ये बन जाएगा एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड्स और ये बन जाएगा आपके पास एटीपी, दैट इज़ अ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया कि एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है और एटीपी का क्या रोल होता है, ये अब हम देखेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स के कुछ रिड्यूस टॉपिक्स हैं हमको पढ़ने हैं। सारे चैप्टर को ओवरऑल नहीं देखना, लेकिन जो रिड्यूस टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको समझने के लिए कि आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा की पूरी जो साइकिल है या पूरी जो प्रोसेस है ये कैसे रन हो रही है। ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहले देख लिया कि एटीपी क्या होती है और एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हमें ये देखना है कि हम यहाँ पर इस चैप्टर में 2 प्रोसेस को लर्न करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ फोटोसिंथेसिस एंड द नेक्स्ट वन इज़ द सेल्युलर रेस्पिरेशन। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? हम पढ़ते रहते हैं, बहुत बार हमने सेकेंडरी के साइंस में, जनरल साइंस में फोटोसिंथेसिस लर्न किया है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट की फॉर्मेशन हो रही है, बल्कि लाइट के ज़रिए किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यानी प्लांट्स इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, लाइट को यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और इसकी प्रेजेंस में जो भी उनका फूड है वो बनता है और जो बाय प्रोडक्ट दैट इज़ ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, नाउ 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड द लाइट एनर्जी जो कि सोर्स है, वाहिद सोर्स है आपके पास फोटोसिंथेसिस का। तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जाकर और ये ग्लूकोज और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? सारा का सारा प्रोसेस आपके पास हो रहा है क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है, क्लोरोफिल विच आर फाउंड इन अ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इन द लीव्स इन द लोअर साइड। तो क्लोरोफिल जो कि लोअर साइड पे होता है, ग्रीन पोर्शन में होता है, तो क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन, फिल मीन आपके पास सिंपल पिगमेंट्स की फॉर्म है, तो आपके पास ये क्लोरोफिल कहलाता है। तो क्लोरो का वर्ड कहीं पे भी अगर यूज़ होता है तो यू हैव टू नोन कि आपको पता होना चाहिए क्लोरो मीन ग्रीन होता है। तो ये आपके पास सिर्फ ग्रीन पार्ट में होगा प्लांट के। तो ये आपके पास पूरा का पूरा जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का विल टेक प्लेस इन अ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर होगा। अब हम देखते हैं कि इनटेक कैसे होगी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होगा आके क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहाँ पे होंगे? लीव्स में होंगे। लीव्स के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज अ स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द गार्ड सेल्स, ये ओपन और क्लोज होते रहते हैं। ठीक है, लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स होते हैं। मीजोफिल सेल्स बहुत स्पंजी होते हैं, बहुत सॉफ्ट से होते हैं, तो इनके दरमियान बहुत सारे स्पेसेस होते हैं। स्पेसेस में क्या होती हैं कि जो भी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आती रहती हैं या फिर रूट में से जो भी वाटर का इंटेक होता रहता है वो तमाम की तमाम चीज़ें आके स्पेसेस के अंदर फिल होती रहती हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा आर द गार्ड सेल्स। ओपनिंग के ज़रिए जब ये ओपन हो जाएंगे दिन के वक्त तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी अमाउंट होगा जो कि एटमॉस्फेयर में होगा वो सबका सब कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, जाके क्लोरोफिल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर वहीं पर क्या होगा, जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस।
सेम ऐसे ही वाटर है, वाटर कहाँ से आएगा, वाटर फ्रॉम दी रूट्स, रूट से जो है वो तमाम वाटर जो भी होगा रूट्स में वो एब्जॉर्ब करेंगे रूट्स, और फिर जाइलम के ज़रिए प्लांट्स बॉडी तक पहुँचा देंगे, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाएगा ऑस्मोसिस। ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं, अगर इसके मैकेनिज्म पे बात करते हैं तो मैकेनिज्म इसके दो पार्ट्स में डिवाइड हुए होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लाइट रिएक्शन। आप लाइट रिएक्शन को देखकर ये समझ रहे होंगे कि ये वाला प्रोसेस प्लांट्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है और ये प्रोसेस इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट होगा। ऐसा नहीं है, ये दोनों प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में ही होंगे, लेकिन ये जो प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का, ये प्रेजेंस ऑफ सन होगा, तमाम लाइट रेज अंदर आएंगी और यहाँ पे क्लोरोफिल के अंदर जाएंगी और फिर प्रोसेस होगा। लेकिन ये डार्क रिएक्शन में क्योंकि लाइट्स की नीड नहीं होती, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये लाइट रिएक्शन के साइड बाय साइड ही चलता रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन में होता क्या है। जैसे ही सन है, सन से लाइट एनर्जी, लाइट आपके पास पड़ेगी क्लोरोफिल पे, तो आपके पास ये जो वाटर का अमाउंट होता है क्लोरोफिल में, ये वाटर क्या हो जाएगा, सन की प्रेजेंस में जो भी फोटॉन्स आ रहे हैं ये इस वाटर को स्प्लिट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे एच आइंस में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट है जो कि निकल जाएगी, लेकिन ये जो एच आइंस हैं ये आपके पास यूटिलाइज हो जाएंगे और ये क्लोरोफिल के अंदर यूटिलाइज होकर ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने पास एक एनर्जी कंज्यूम करेंगे और ये एनर्जी बहुत पीक पर जाएगी, और ये एनर्जी को जैसे ही रिलीज करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे, दोबारा से क्लोरोफिल के ऊपर जो लाइट एनर्जी है वो पड़ेगी और फोटॉन्स आपके पास यहाँ पर आएंगे और दोबारा से यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीजन जो था वो बाहर निकल जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दोबारा से हाइड्रोजन जो है हमारी प्लांट्स बॉडी के अंदर एक और होता है एनर्जी करेंसी, दैट इज़ अ NADP। ठीक है। NADP है, ये रिड्यूस फॉर्म में होगा अभी। अब यहाँ पे जैसे ही एच आइन इसके साथ कंबाइन होगा, जो कि यहाँ पे फोटॉन्स के आने से स्प्लिट हुआ था, ये एच आइन NADP के साथ कंबाइन हो जाएगा और NADP रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस। हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे एनर्जी के, दैट इज ATP एंड NADPH। ये 2 एनर्जी की करेंसी हैं जो कि प्लांट्स के अंदर बन जाती हैं। फर्स्ट वन इज अ ATP एंड सेकेंड वन इज अ NADPH। ये प्रोसेस कब होगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में जब सन की में से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो ये फोटॉन्स जो हैं, जो कि रूट्स में से वाटर आता है, उसको ब्रेक करते हैं और एनर्जी को रिलीज करवाते हैं। ठीक है। जब भी ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है तो एनर्जी लास्ट में रिलीज होती है, जिसको आप कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिग जैग की शेप बन जाती है, तो इसको हम सिंपल जी स्कीम भी कहते हैं। तो यहाँ पे ATP एंड NADPH एक केमिकल है जो कि यूज होते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अभी लाइट रिएक्शन में अभी ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं हुई है, अभी लाइट रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ATP और NADPH की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है। नाउ ये हो गया आपके लाइट रिएक्शन। नाउ मूव टूवर्ड्स दी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, यही ATP और यही NADPH यहाँ पे यूटिलाइज होंगे और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। डार्क रिएक्शन सबसे पहले परफॉर्म किया था कैल्विन ने, इसलिए हम इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो यूटिलाइज हो जाएगी, वो यहाँ पे आएगी और सिंपल यहाँ पे जो कार्बन के पहले से जो कुछ कंपाउंड्स जो एज अ बाय प्रोडक्ट बचे हुए रह जाते हैं प्लांट्स की बॉडी में, वो कार्बन डाइऑक्साइड आकर इन 5 कंपाउंड्स 5 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स को आपस में हिट करती है आके, और यहाँ पे रूबिस्को आपके पास जो एंजाइम है वो एक्ट करता है और फिर यहाँ पर अनस्टेबल फॉर्म बन जाती है 6 कार्बन की, जो कि 3 आपके पास अगर हम इनको काउंट करें तो ये 3 होती हैं। अब यहाँ पर इस कैल्विन साइकिल में ये ATP और NADP आपके पास यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, जो कि लाइट रिएक्शन में बना था। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे जो 6 मॉलिक्यूल्स थे ये स्प्लिट हो जाएंगे, 3 कार्बन और 3 कार्बन में ब्रेक हो जाएंगे और ये जो 3 कार्बन है ये बन जाएगा ग्लूकोज। ठीक है। यानी ग्लूकोज के 3 कार्बन जो हैं वो यहाँ पर बन जाएंगे और आपके पास यहाँ से जो है वो सिंपल दोबारा 3 कार्बन, फिर दोबारा से रीजनरेशन का प्रोसेस होगा और ये चलता रहेगा और दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी और ये प्रोसेस ग्लूकोज की फॉर्मेशन का होता रहेगा। ठीक है।
लेकिन इसको अगर हम सही से देखते हैं कि डार्क रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म होता है, तो ये है आपके पास एक क्लोरोफिल जिसके अंदर तमाम रिएक्शन प्रोसीड हो रहे हैं। ये लाइट रिएक्शन है जिसमें लाइट आ रही है, ये आपके पास इसके ऊपर लाइट रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है जहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो मिल जाएगी। जैसे ही हाइड्रोजन मिल जाएगी तो आपके पास ये ATP और NADPH में कन्वर्ट हो जाएगी और ये ATP और ये NADPH दोबारा से कैल्विन साइकिल में जाएंगे और कैल्विन साइकिल में ये वाली चीज़ परफॉर्म करेंगे। इस कैल्विन साइकिल के 3 स्टेप्स होंगे, दैट इज़ अ कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बन फिक्सेशन में क्या होगा, क्योंकि कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में होगी, लेकिन इस साइकिल के अंदर एंटर जब होगी, जब आपके पास ये कार्बन के साथ मिल जाएगी तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो इसको हम कहेंगे कार्बन फिक्सेशन। नेक्स्ट प्रोसेस होगा रिडक्शन का, जिसके अंदर जो गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, जिसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मज़ीद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आके ऐड होंगे। जैसे ही एडिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो यहाँ पे सिंपल ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी और मज़ीद जो चीज़ें बच जाएंगी यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा और मज़ीद जो चीज़ें बच जाएंगी वो सिंपल दोबारा से रीजनरेशन के प्रोसेस में चली जाएंगी और ये जो बचे हुए कार्बन का अमाउंट होगा ये दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके दोबारा से इस साइकिल को प्रोसीड करता रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्लोरोफिल के अंदर होते हैं, मौजूद होते हैं दोनों के दोनों। जैसे ही लाइट रिएक्शन की प्रेजेंस में ATP और NADPH बनता है, फौरन से कैल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ये एक केमिकल अमाउंट है, दोनों के दोनों केमिकल एनर्जी है। ये केमिकल एनर्जी दोबारा से फूड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, कैल्विन साइकिल ग्लूकोज बना देता है और ये साइकिल क्या होती है, ऑल्टरनेट ऐसे ही चलती रहती है। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन आर प्रोसीड साइड बाय साइड। दिस इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस। ये है कंप्लीट मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का, जिसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है और जिसमें किस तरीके से केमिकल एनर्जी दोबारा से फूड एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। दिस इज ऑल ओवर द कैल्विन साइकिल एंड द लाइट साइकिल। इसको स्टूडेंट्स ठीक से समझिएगा इस फोटोसिंथेसिस के इस मैकेनिज्म को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैकेनिज्म को समझना, क्योंकि इससे MCQs और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो आपको समझ के करने होते हैं, ठीक है क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।